तो एड एंड लॉरेन की आखिरी आउटिंग कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स के नाम से आई थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई जिसको देखकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं एंड सैडली मूवी उनका जवाब बहुत अच्छे से नहीं दे पाती। तो भाई ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही ट्राई कर लेता हूं। तो जो रियल स्मॉल फैमिली केस है उससे और कॉन्जरिंग जो मूवी आई थी, इन दोनों को मिला करके जो भी चीजें मुझे समझ में आई हैं उन पे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इसमें कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो सबसे पहले ये मूवी जिस भूत प्रेत या डीमन को दिखाने की कोशिश करती है, या मुझे कहना चाहिए इसको नहीं दिखाती, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक सीक्वेंस देखते हैं जहां पर एड और लॉरेन 1964 के आसपास किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने गए हुए हैं। ये केस एक्चुअली में एक ऐसे मिरर का है या फिर एक ऐसे डिमोनिक आर्टिफैक्ट का है जिसको जैसी लॉरेन टच करती है वो उसके साथ में कांटेक्ट बना लेता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लॉरेन उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो डीमन होता है वो कांटेक्ट लॉरेन के साथ में नहीं, उसकी होने वाली बच्ची के साथ में बनाता है जिसका नाम जूडी है, आगे जाके हमको पता चलेगा। और ना वो उसको ऑलमोस्ट अपने साथ ले भी जाता है। मतलब कभी भी डीमन अगर किसी की भी सोल को लेके जाना चाहता है तो उसका मतलब बहुत क्लियरली है कि वो उसको जान से मार देगा और हेल में अपने साथ ले जाएगा। तो उसके साथ कॉन्टैक्ट करते ही लॉरेन जो है उसके लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, और जब उनकी बेटी जूडी पैदा होती है तो शी इज अ स्टिल बॉर्न फॉर एन एंटायर 5 to 10 मिनट्स, जिस बीच हम उस डीमन को एक मोमेंट के लिए अपीयर होता हुआ देखते भी हैं। जब वो सीलिंग पे ऐसे हाथ रखता है तो वो एक्चुअली में काफी अच्छा सीन था। आई विश कि उस सीन को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता या हमको ये बताया जाता आगे जाकर कि डीमन एक्चुअली में है कौन। जितना बैकग्राउंड हमको वो कॉन्जरिंग 2 में वलाक का दिया गया था, एटलीस्ट इसका नाम तो बता देते। बट सैडली इट डजंट हैपन बिकॉज उसकी माँ की दुआ और भगवान के प्यार की वजह से शी इज बैक। एंड वॉरेंस को लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन यहीं से तो एक्चुअली कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो डीमन जो है उसने जूडी के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश करके उसको मार्क फॉर लाइफ कर दिया है। बिकॉज वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इस डीमन का इफेक्ट उस पर थोड़ा थोड़ा नजर आने लगेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अभी क्यों नहीं। तो देखो, मूवी इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं करती। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करी जाए तो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वो मिरर क्योंकि वॉरेंस की विसिनिटी में नहीं था, तो इसी वजह से उस डीमन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जूडी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर पाए। तो जब तक इसको स्मॉल फैमिली पोजेस नहीं करती है, मतलब इसको खरीद नहीं लेती है, तब तक ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ था और किसी भी इंसान या ह्यूमन बीइंग की सोल पे फीड नहीं कर पा रहा था। एंड क्योंकि वो एक डीमन है तो उसको कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी ह्यूमन की तलाश होती है उसकी एनर्जी पे फीड करने के लिए, तभी वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। तो जब स्मॉल फैमिली इसको लेकर आती है अपने पास, तो उनके घर में 8-10 लोग हैं। तो इस वजह से वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो उनकी सोल्स पे फीड करता है, उनकी एनर्जी पे फीड करता है, और उसके बाद जाकर वो जूडी को इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है। क्योंकि तुम नोटिस करना, तो जूडी का बचपन ऑल्दो वैसे नॉर्मल नहीं होता। मतलब उसको हम एनाबेल कम्स होम में भी देखते हैं कि एनाबेल से वो कॉन्स्टेंटली परेशान रहती है, और उसके अलावा जितनी भी सोल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करती हैं उसको, बिकॉज अपनी माँ की तरह वो भी एक मीडियम है। लेकिन इसमें से किसी भी परेशानी का रीजन वो मिरर वाला डीमन नहीं होता। वो जूडी को उसी मोमेंट के बाद से अफेक्ट करना शुरू करता है जब स्मॉल परिवार के पास वो पहुंच चुका है और वहां के लोगों को उसने परेशान करना शुरू कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी एक बेटी, उसको खून की उल्टियां हो रही है तो उसमें से कांच निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि उसने उन पर लैच कर लिया है। लेकिन वो उसका टारगेट नहीं है, उसको वही बच्ची चाहिए जिसके साथ उसने इतने सालों पहले कनेक्शन बनाया था। तो अगर तुम वो रेस्टोरेंट वाला सीन नोटिस करोगे तो वहां पर लॉरेन को हाथ दिखता है जूडी के ऊपर, या फिर उसके बाद ये वेडिंग गाउन वाला सीन। ऑल्दो ये लोग अभी भी स्मॉल परिवार के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी उस डीमन की कांस्टेंट प्रेजेंस जो है वो जूडी को हॉन्ट कर रही है, और उसका रीजन है उनके बीच में बना हुआ वो बचपन वाला कनेक्शन, और उसको जूडी की आत्मा ही चाहिए। अब इस काम को और फैसिलिटेट करने के लिए वो डीमन क्या करता है कि उस घर में जो लोग मरे हुए होते हैं, मतलब उस घर में एक्चुअली एक हिस्ट्री है कि एक आदमी था जो कि फार्मर था, उसने अपनी वाइफ और मदर इन लॉ को जान से मार दिया। वो कुल्हाड़ी वाला मॉन्स्टर जो तुम देखते हो ना, वो वही था। तो उसने जब उनको जान से मारा था तो उनकी सोल्स अभी भी वहीं पर है। तो वो डीमन उनकी आत्माओं पे भी लाच करता है और उनको और भी ज्यादा प्रोनाउंस कराता है। मतलब इन अ वे जैसे वलाक ने कॉन्जरिंग 2 में किया था ना, कि वो बूढ़े आदमी की सोल को बिल्कुल हॉन्टी कर देता है। तो कुल मिलाकर वो यहाँ पर भी यही करने की कोशिश कर रहा था, बस इसको बहुत अच्छे से और क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब देखो, यहाँ पर ना आई सीरियसली विश कि इन लोगों ने उस डीमन को थोड़ा और बेटर तरीके से बताया होता कि उसका नाम क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, आखिरकार ये मिरर को उसने कैसे पोजेस किया और उसकी पावर्स किस तरह से काम करती है। मतलब जितना कॉन्जरिंग 2 में इन्होंने वलाक को बताया था ना, काश इसका हल्का मतलब आधा भी उसका दिखा देते तो हमको एटलीस्ट समझ में आ जाता, हम उसके साथ थोड़ा रिलेट कर पाते कि इसको कैसे हराना है, कैसा दिखता है। बट सैडली वी गॉट नथिंग। इसके बदले में जो चीज ट्रेड ऑफ में मिली ना हमें, वो था टोनी और जूडी की लव स्टोरी, विच
आई थिंक वॉज डन फॉर अ पर्पस, उस पर भी आगे बात करेंगे। खैर, तो स्मॉल परिवार जो है वो प्रेजेंटली 3 भूतों से हॉन्टेड है। एक वो कुल्हाड़ी वाला मॉन्स्टर जो आ करके उनको डराता है रात में, फिर उसकी बीवी जो इस घर के पापा है उन पे चढ़ जाती है, और तीसरी वो बूढ़ी औरत जो एक्चुअली में आ करके जूडी को भी हॉन्ट कर रही है वो वेडिंग गाउन वाले सीन में। और जैसे सब कुछ कम था तो ये फादर गॉर्डन को भी मार देता है, और उसको पता था क्योंकि वो करने से वॉरेंस आ ही जाएंगे इस घर में, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके जूडी को और भी ज्यादा अफेक्ट करने लगता है, बिकॉज अब तो वो उसकी डायरेक्ट विसिनिटी में आ चुकी है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इस डीमन को जूडी एनाबेल कह के क्यों बुलाती है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि उसको एनाबेल की स्पिरिट हॉन्ट कर रही है। उसके बाद वो जब एटिक में जाती है तो वहां पर वो बोलती है कि इट्स एनाबेल। तो इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये कि यहाँ पर एनाबेल है नहीं। एनाबेल अपने वो म्यूजियम में उसी केस में लॉक्ड इन है, लेकिन क्योंकि जूडी जो है वो एनाबेल से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है तो वो उसका एक बहुत बड़ा फियर है। कॉन्जरिंग कम्स होम में एनाबेल उसको परेशान करती है और वो एनाबेल से इन अ वे डरती है क्योंकि वो उसी से सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है। तो वो डीमन जो है वो जूडी के फियर्स पे प्रे करता है और उसको एनाबेल दिखाता है ताकि वो डरे और ज्यादा वीक हो, और उस डीमन के लिए जूडी को पोजेस करना उतना ही आसान बनता जाए। मतलब टेक्निकली एनाबेल इस मूवी में एक्टिव नहीं है, बस उसको वो डीमन दिखा करके डराने की कोशिश कर रहा है। और बस फिर ये रिवील कर दिया जाता है कि उसका जो डायरेक्ट टारगेट है वो स्मॉल परिवार नहीं बल्कि जूडी है, जिसको पोजेस कर भी लेता है। फिर प्यार की ताकत और भगवान की ताकत, थोड़े बहुत एग्जॉर्सिज्म से वो लोग उसको हटा देते हैं। ऑल्दो आई वुड स्टिल लाइक टू नो कि ये कौन सा डीमन था जो वो पूरा क्रूसीफिक्स वगैरह बर्न कर दे रहा था, बाइबल जिससे ये लोग पढ़ रहे हैं उसको बर्न कर दिया। वो तो आई वुड से कि एड का प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि वो बाइबल उठा करके उस पे शीशे पे चिपका देता है और अल्टीमेटली फिर वो लोग उसको प्यार की ताकत से और फैमिली की ताकत से तोड़ देते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सीन बहुत ज्यादा फनी लगा, बिकॉज मतलब वो एक गर्दन नीचे फंसी हुई है, 3 लोग हैं मिरर में, उससे बात कर रहे हैं। भाई वो डिमोनिक आर्टिफैक्ट है, उससे बात करे जा रहे हैं, फिर आखिरी में वो 2-5 मिनट तो गोल गोल घूम ही रहा है, विच वॉज एक्चुअली फनी। अगर ये लोग ना उसका आधा टाइम भी उस डिमोनिक एंटिटी को एक्सप्लेन करने में लगा देते तो ट्रस्ट मी दिस मूवी वुड हैव फेल्ट सो मच बेटर। तो अब जो एक्चुअल स्मॉल फैमिली केस जो रियल लाइफ में हुआ था उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये जितना भी जो कुछ भी हमको दिखाया गया ना बहुत हद तक एक्यूरेट है, सिवाय एक चीज के जो है वो मिरर। मतलब स्मॉल फैमिली केस में कभी भी वो मिरर नहीं एग्जिस्ट करता था। होता कुछ ऐसा है कि स्मॉल फैमिली इस होम में मूव इन करती है, उनके 8 मेंबर्स होते हैं और वो लोग जैसा प्रीटी मच हमको मूवी में दिखाया गया काफी हद तक वैसे ही रहते हैं एक साथ मिलजुल के। लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि उनके घर में कुछ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे पेंट जो है उस पे स्टेन्स लग रहे हैं और वो दाग कभी छूट ही नहीं पा रहे, सर्फ एक्सेल लगा लो तो भी नहीं। फिर इसके बाद घर के पाइप्स लीक हो रहे हैं जिसमें से पानी टपक रहा है और फिर अपने आप फिक्स भी हो जा रहे हैं। कमरों में से वही मांस के सड़ने की बदबू आ रही है जो कि ट्रैवल कर रही है, मतलब 5 मिनट आती है फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और। ये कुछ हम लोगों ने कॉन्जरिंग 1 में भी देखा था, लेकिन इस मूवी में शायद इसीलिए दिखाया नहीं गया होगा क्योंकि वो एक ही जैसा फील होने लगता। इनफैक्ट इन लोगों की कहानी ना कॉन्जरिंग 2 से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। मतलब जब ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं तो उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जितना वो लोग सोच रहे हैं ये कुछ उससे ज्यादा हो सकता है। तो कई सारे प्रीस्ट को लेके आते हैं घर में, वो पूरा होली वाटर और उसको प्योरीफाई कराने की कोशिश करते हैं, बट नथिंग सीम्स टू वर्क। लेकिन चीजें और भी ज्यादा ड्रास्टिक तब टर्न आउट हो जाती हैं जब इनका जो मेन फादर होता है, मतलब जैक स्मॉल जो होता है, उसको ऐसा फील होता है कि उसको अब्यूज या मोलेस्ट किया जा रहा है टीवी देखते टाइम पे। तो फिर एड एंड लॉरेन आते हैं। वो फादर वाली कोई भी चीज नहीं होती जो दिखाया ना कि वो फादर अपने आप को, तो वो वैसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। ये एड एंड लॉरेन विलिंगली यहाँ पे आते हैं इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्योंकि मीडिया इसको काफी हेवी कवरेज देने लगता है। तो एड एंड लॉरेन इस घर में आते हैं और उनको आते ही ये बात पता चल जाती है कि घर में कोई ना कोई एंटिटी है। फिर लॉरेन ने ये बात कंफर्म करी कि घर में 4 मॉन्स्टर्स हैं, 4 स्पिरिट्स हैं, जिसमें से 3 तो वही हैं, एक पति, उसकी वाइफ और उसकी मदर इन लॉ, लेकिन उसके अलावा एक डीमन या पोल्टरगाइस्ट भी है। अब इस रियल लाइफ केस में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब कुछ तुम ऐसे ही समझ लो कि इनके बाकी केसेस की तरह यहाँ पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। चर्च के प्रीस्ट आते हैं, घर को बैप्टाइज करते हैं, घर में रुकते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिमोनिक एंटिटी या फिर कोई भी सुपरनैचुरल फिनोमेना का प्रूफ नहीं मिल पाता। तो वो कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन इस फैमिली को कॉन्स्टेंटली हॉन्ट किया जा रहा है। वो बार बार मीडिया में आके अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं दैट दे आर नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन फिर भी उस घर को नहीं छोड़ते। तो ना कुल मिलाकर तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो स्मॉल फैमिली केस था उसको मूवी के लिए काफी हद तक मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि रियल लाइफ में उसका बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल प्रूफ नहीं है कि इनको एक्चुअली डीमंस ने हॉन्ट किया था या स्पिरिट्स इनको हॉन्ट कर रही थी। बट हाँ, वॉरेंस वहां पर आए थे, उनकी मदद करने की कोशिश भी करी थी, पूरे घर में काफी सारी चीजें करी थी, वेटिकन को प्रूफ भिजवाया था जो कि इनके घर में आके एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म भी करते हैं और फिर कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहने लगता है। लेकिन देन द थिंग स्टार्ट्स टू हैपन अगेन और फिर वही सब कुछ होता है और फाइनली ये लोग उस घर से मूव आउट कर जाते हैं। और की चीज ये है कि जो उसके बाद मूव इन करता है ना, उसको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। तो ये भी थ्योराइज किया जाने लगा कि
वो जो स्पिरिट्स थी, वो जो भूत प्रेत थे, वो उस घर के साथ नहीं, फाइनली इन लोगों के साथ, मतलब स्मर्ल परिवार से लैच कर गए थे और इसी वजह से उस घर में कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, मतलब ये स्मर्ल फैमिली केस है और वो जो पूरे मॉन्स्टर्स और ये सब चीजें दिखाई गई है ना, वो मूवी का क्रिएशन है। आई विल से वो जो फार्मर वाला कैरेक्टर था उसने मुझे एक्चुअली थोड़ा सा हॉन्ट किया। आई वॉज लाइक कि ये कुछ ऐसे होता है ना, अनस्टॉपेबल चीज है कि वो बस कुल्हाड़ी उठाता और मारने ही आता है बस कॉन्स्टेंटली। अगर ऐसा कुछ मेरे को दिख जाए तो मैं भाई ले ले। सो या ये जो था स्मॉल परिवार का एक्चुअल केस था, जो हमने मूवी में देखा वो थोड़ी सी डिफरेंट और इस पे उनका क्रिएटिव टेक रहा। लेकिन हाँ, अगर इसके बारे में बात करें कि इस पूरी फ्रेंचाइजी का फ्यूचर क्या है, तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये आखिरी पार्ट होगा जिस तरह से इसको सेटअप किया जा रहा है। इनफैक्ट इस मूवी के एंड में हमको उनका एक सेंड ऑफ भी दिखा दिया जाता है। जेम्स वॉन खुद आकर के कैमियो दे रहे हैं, चर्च में बैठे हुए हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने जो कॉन्जरिंग थर्ड पार्ट था उसके बेसिस पे फोर्थ बनाया, ये सोचकर कि ठीक है हम आखिरी बार बना रहे हैं और इनको इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। बट द मूवी इज एक्चुअली वर्किंग और इसका मतलब ये है कि इसके अगले पार्ट्स आएंगे। हाँ, वो जो मैंने बात करी थी ना कि टोनी और जूडी की कहानी बताने के पीछे का रीजन, तो ये हो सकता है कि पासिंग ऑफ द टॉर्च टाइप भी हो, कि मतलब अगले पार्ट में हम लोग टोनी और जूडी की कहानी देखें जो कि एड एंड लॉरेन को रिप्लेस करेंगे। बट आई ऑनेस्टली डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो जूडी और टोनी आर स्टिल मैरिड, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक वो अपने आप को बैकफुट पे रखते थे। मतलब जैसे एड और लॉरेन जो है वो काफी मीडिया अपीयरेंसेस देते हैं, काफी न्यूज स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उनकी बेटी ना इन सब चीजों से दूर रहना पसंद करती थी। बट नाउ दे आर ऑन द फोरफ्रंट, वो वापस आ चुके हैं, वो लोगों से बात करते हैं, काफी हेवी मीडिया प्रेजेंस भी है और इसके अलावा अपनी खुद की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम चलाते हैं। तो अगर कॉन्जरिंग 5 आ रही है और उसमें एड और लॉरेन की बजाय टोनी और जूडी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि मैं इस पूरी चीज पे कैसे रिएक्ट करूंगा, बिकॉज जो बात पैट्रिक विल्सन और वारा फर्मिंगा के परफॉर्मेंसेज में है ना, वो शायद उन दोनों में नहीं हो, मतलब एक्चुअली किसी में भी नहीं होगी। हम कॉन्जरिंग को सिर्फ उन दोनों की वजह से ही देखते हैं और उनसे थोड़ा पर्सनल कनेक्शन टाइप का है। जहां पर भी वो आते हैं, जब भी वो घर में आते हैं, तो यू फील ऑल ऑफ अ सडन कि हाँ अब सब कुछ संभाल लेंगे। तो वो वाली चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विल सी हाउ इट गोज। बट या सो फार आई फील कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स एक ठीक मूवी थी। थोड़ा आई विश कि ये उनकी फैमिली पे कम फोकस करके हमको भूत प्रेत ज्यादा दिखाते, डीमन के बारे में बताते, उसकी शक्ल दिखा देते एक आध बार। बट सैडली इट डिड नॉट हैपन। तो देखते हैं अगले वाले में क्या होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और वीडियो को लाइक करो। टाटा।